हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयार स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है। लास्ट सेशन में हमने हेनरी लॉ पर बात की थी और वाष्प दाब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जितना अभी तक पढ़ लिया है, आज के सेशन में एक बार क्विक रिवीजन लेंगे उसका और जल्दी जल्दी से सारे टॉपिक को समराइज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कहाँ से लेकर चले थे? सोल्यूशन से लेकर चले थे, यानी कि विलयन क्या होता है? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। यानी कि जब मिश्रण की बात होगी तो दो चीजें तो होंगी, दो या दो से अधिक, दो से अधिक भी हो सकती है, लेकिन कम से कम दो चीजें होंगी जिनको आप मिला रहे हैं। और कैसे मिला रहे हैं कि उनका एक समांगी मिश्रण बन रहा है। समांगी यानी थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम है या यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है। एक समान संगठन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, उसी को विलयन कहा जा रहा है। जैसे आपने बोला हमारे पास जल है, जल में हमने नमक मिला दी, चीनी मिला दिया, तो वो उसको अच्छे से अगर घोल लेंगे तो वो कैसा आपका मिश्रण बनाएगा? समांग मिश्रण बनाएगा, यानी कि जिसको आप होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और उसी को आपका क्या कहा जाएगा? विलयन कहा जाएगा। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन के घटक क्या होते हैं? तो दो मुख्य घटक होते हैं विलयन के, एक विलायक होता है और दूसरा विलेय। ठीक है, विलायक क्या है? जो वहां पर अधिक मात्रा में उपस्थित है उसको विलायक कहा जा रहा है, और जो कम मात्रा में उपस्थित है उसको विलेय कहा जा रहा है। या जो विलयन में घोलने वाला होता है उसको विलायक कहते हैं, और जो घुल रहा है उसको। यहाँ पर हमने विलायक और विलेय की बात की, तो विलायक आपका क्या करता है? पूरे विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। यानी विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वही पूरे विलयन की भौतिक अवस्था होगी। जैसे आपने बोला हमने पानी और चीनी को आपस में मिक्स किया, तो पानी आपका क्या है? विलायक है, चीनी विलेय। पानी की भौतिक अवस्था द्रव। तो जब चीनी और पानी का घोल बना, तो उस पूरे घोल यानी विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी? वो भी द्रव ही होगी। तो सॉल्वेंट क्या करता है या विलायक क्या करता है? डिटरमिन करता है पूरे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने विलेय की बात की, जो वहां पर कम मात्रा में उपस्थित है उसको विलेय यानी कि सोल्यूट कहा जा रहा है। और विलेय एक से अधिक हो सकते हैं किसी भी विलयन। ठीक है ना, विलायक आपने एक बोला और विलेय जो है वो एक से अधिक हो सकता है। जैसे अगर आपने पानी और चीनी का घोल बनाया, उसमें नमक भी ऐड कर दी, तो अब विलेय दो हो गए, चीनी भी और आपका नमक भी। ठीक है ना, दो विलेय हो गए। देन यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा था। तो कितने टाइप के? सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर यहाँ पर तीन मुख्य विलयन के प्रकार बने थे, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी सॉलिड सॉल्यूशन की, यानी ठोस विलयन की। और ठोस विलयन ठोस है, यानी कि उसमें विलायक जो होगा वो ठोस अवस्था में। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड, और उसमें विलेय का हम फिजिकल स्टेट बदलते रहेंगे तो उसके सब टाइप बनते रहेंगे। समझ रहे हो ना? पहला प्रकार हमने बोला ठोस विलयन। वो ठोस विलयन के भी तीन प्रकार बने, जहां पर विलायक तो ठोस ही रहेगा, उसमें विलेय बदलते रहे। ठीक है, तो एक बार हमने ठोस डाल दिया, एक बार द्रव, एक बार गैस। तो इस प्रकार से आपका ठोस ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन और गैस ठोस विलयन, ये तीन प्रकार के ठोस विलयन आपके बनेंगे यहाँ पर, जिनके एग्जाम्पल भी है। जब हम ठोस ठोस विलयन की बात कर रहे हैं, सोल्यूट भी आपका ठोस होगा, यानी विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा अलॉय, मिश्र धातुएं जो होती है। लिक्विड सॉलिड का एग्जाम्पल था द्रव ठोस का अमलगम, और गैस सॉलिड यानी कि गैस ठोस का एग्जांपल है हाइड्रोजन इन प्लेटिनम और पैलेडियम। ओके, ठोस विलयन में आपने ठोस विलयन के तीनों ही प्रकार देखे यहाँ पर, ठोस ठोस, गैस ठोस और द्रव ठोस विलयन। ओके, चलिए दूसरा प्रकार हम देखते हैं। अब आपका जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वो लिक्विड है। ठीक है ना, यानी कि द्रव अवस्था में विलायक आपको देखने को मिल रहा है, तो विलयन भी द्रव अवस्था में होगा। फिर से हम विलेय का जो फिजिकल स्टेट है यानी भौतिक अवस्था है वो बदलते रहेंगे, एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड और एक बार गैस। ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल है सॉल्ट सोल्यूशन। वहां पर क्या होता है? जो सॉल्ट है आपका, नमक जो है या लवण जो है कोई, वो ठोस अवस्था में है, और उसके उसको बेसिक से एग्जाम्पल है, अगर हमने नमक को पानी में डाल दिया तो पानी आपका द्रव अवस्था में आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, लिक्विड लिक्विड का इथेनॉल इन वाटर, गैस लिक्विड का आपने देखा था यहाँ पर CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। ओके,
द्रव विलयन के तीनों प्रकार देखे थे, उसके बाद हमने गैसीय विलयन की बात की थी, और गैसीय विलयन में भी आपके 3 प्रकार के गैसीय विलयन होंगे, ठोस गैस, द्रव गैस और गैस गैस। ठोस गैस का उदाहरण था आयोडीन वेपर, लिक्विड गैस का एग्जांपल था ह्यूमिडिटी इन एयर, और गैस का था एयर। ओके, तीनों प्रकारों को अच्छे से पढ़ने के बाद हमारे पास एक टर्म आई थी कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता जिसे कहा जा रहा है। आपने बोला यहाँ पर किसी भी विलयन में विलय की जो मात्रा होगी जनरली वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताती है, यानी कि सांद्रता बताती है। जहां पर विलय की मात्रा विलयन में अधिक है उसको सांद्र विलयन कहा जाता है, और जहां पर विलय की मात्रा कम है उसे तनु विलयन कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा मैंने कि 2 प्रकार के सोल्यूशन मिलेंगे, एक सांद्र विलयन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और दूसरा आपके मिलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन या तनु विलयन जिनको कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो डाइल्यूट सोल्यूशंस कौन से हैं, जहां पर अपेक्षाकृत विलय की मात्रा कम है। ठीक है ना, यानी कि जो सोल्यूट है उसकी जो मात्रा है वो कम है, वहां पर उसको क्या कहा जाता है, डाइल्यूट सोल्यूशन कहा जाता है, तनु विलयन। और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में आपका विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक। ठीक है, तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को पढ़ने के बाद यहाँ पर हमने यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर बात की। क्या विलय की जो सांद्रता है उस सांद्रता को कौन कौन सी इकाइयों में हम व्यक्त कर सकते हैं उसकी बात करें। सबसे पहला आपका आता है मास परसेंटेज, या जिसको द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत, परसेंट बाय मास या परसेंट बाय वेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली है क्या आपके द्रव्यमान का आपका प्रतिशत है। ठीक है ना, क्या काम है, द्रव्यमानों का प्रतिशत है। किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है तो उसका द्रव्यमान बटे विलयन में उपस्थित कुल अवयवों का द्रव्यमान गुणा आप 100 कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर अवयव का आपको क्या पता चल जाता है, मास परसेंट, परसेंट बाय मास या द्रव्यमान प्रतिशत पता चल जाता है। और अगर जनरली आपको मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन कहा जाता है तो आप किसका मास परसेंट निकालते हैं, सोल्यूट का ही मास परसेंट वहां पर कैलकुलेट करें। ठीक है, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ओके, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 कर देते हैं। ओके, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, किसी भी विलयन में उपस्थित अगर आपको किसी भी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उस अवयव का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान जो विलयन का है गुणा 100। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने न्यूमेरिकल भी किया था। देन वॉल्यूम परसेंट या परसेंट बाय वॉल्यूम भी जिसे कह रहे हैं, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, जैसे आपने द्रव्यमान प्रतिशत की गणना की थी वैसे ही आप लोग आयतन प्रतिशत की भी यहाँ पर गणना करते हैं। ठीक है ना, द्रव्यमान प्रतिशत में आप द्रव्यमान का प्रतिशत निकालते हैं, आयतन प्रतिशत में आयतन का प्रतिशत निकालेंगे। अगर आपको विलय का आयतन प्रतिशत निकालना है तो विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100 करें। ठीक है, विलायक का निकालना है तो विलायक का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। ठीक है, इस तरह से आप क्या निकाल देते हैं, आयतन प्रतिशत निकालते हैं। तो इसका भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल दिया था। देन मास वॉल्यूम परसेंट, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या भार आयतन प्रतिशत जिसे कहा जाता है, ये क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहाँ पर आप क्या लेंगे, विलय का तो आप द्रव्यमान लेते हैं और विलयन का आप आयतन लेते हैं, यानी विलयन के आयतन से आप विलय के द्रव्यमान को विभाजित करते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से, उसको कहा जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ओके, इसका भी न्यूमेरिकल देखा था। देन पार्ट्स पर मिलियन में आपने कॉन्सेंट्रेशन को समझा था, पार्ट प्रति मिलियन भी इसे कहा जाता है। तो अब आप क्या करते हैं, किसी विलायक में विलय की जो सूक्ष्म मात्रा घुली हुई रहती है उसको आप कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए मिलियंस ऑफ पार्ट में अब आप सांद्रता को देख रहे हैं कि कितना विलय। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेम वही करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू मिलियन 10⁻⁶, उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब आपको मिलियन में सांद्रता का पता चल जाता है। इसके भी आपने 2 न्यूमेरिकल देखे थे। देन मोल फ्रैक्शन, मोलों की संख्या का अनुपात होता है, जिस भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, आपका मोल फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है और ये टेम्परेचर पे भी आपका डिपेंड नहीं करता। चलिए, तो जो मोल प्रभाज की हम बात कर रहे थे, विलय का मोल प्रभाज या विलायक का मोल प्रभाज। विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, और विलायक का मोल प्रभाज होता है विलायक का के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अभी किसी भी विलयन में जितने कंपोनेंट्स होंगे उनके
मोल प्रभाजों का योग 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर विलयन में दो ही चीजें उपस्थित है, एक विलेय है दूसरा विलायक है, तो यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज धन विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा 1 के। ओके, इसके लिए न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने देखा था कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपका मोलैरिटी, मोलरता, जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मोलरता क्या होती है। तो अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूशन का 1 लीटर ले रहे हैं, उस 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के जितने मोलों की संख्या होगी वो उसको क्या कहा जाएगा, उसका विलयन की मोलरता कहा। क्या कहा मैंने, आपने सपोज नमक और पानी का घोल बनाया, ठीक है ना, नमक और पानी का विलयन तैयार किया, उस विलयन का आपने 1 लीटर नाप करके ले लिया। उस 1 लीटर में आप देखिए विलेय के यानी कि नमक के कितने मोल, वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी। ओके, तो विलयन का जो आयतन है वो आप लीटर में ले रहे हैं और नंबर ऑफ मोल्स आपका नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ml में दिया गया है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ml को पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, या फिर आप सीधे फॉर्मूले में क्या कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, और मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि मोल को हम विभाजित कर रहे हैं आयतन लीटर से, तो मोल और लीटर, मोल पर लीटर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, मात्रक आ जाएगा। ओके, कभी आपने न्यूमेरिकल देखा था। देन मोलैलिटी क्या है, अब आप विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही उसकी क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप 1 किलोग्राम क्या ले रहे हैं, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपका किलोग्राम में आ जाएगा, और विलेय के मोलों की संख्या को विभाजित कर देंगे उस द्रव्यमान से, तो आपको मोलरता पता चल जाएगी। लेकिन अगर आपको ग्राम में द्रव्यमान दिया गया है, तब आप क्या करेंगे, तो पहले उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, या फिर फॉर्मूले में डायरेक्ट आप क्या कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, या फिर आप क्या करते हैं, फॉर्मूले में डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इस तरह से आपकी मोलरता आपको पता चल जाती है। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा नंबर ऑफ मोल्स, मोल में आ जाएगा आपका, और द्रव्यमान किलोग्राम में, तो मोल पर किलोग्राम या मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होगा। ओके, देन हमने यहाँ पर विलेयता देखी थी, ठोसों की द्रव में विलेयता, विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या थे। तो ठोसों की द्रव में विलेयता, जैसे आपने कहा कि पानी में चीनी को मिला दिया है, तो उसकी विलेयता क्या होगी, ठीक है ना। निश्चित ताप पर किसी द्रव विलायक में ठोस पदार्थ की घुली हुई वह अधिकतम मात्रा जिसमें संतृप्त विलयन का निर्माण हो, वही उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारकों में हमने सबसे पहले ताप का प्रभाव देखा, और ताप का प्रभाव डायरेक्ट पड़ रहा था, या आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे विलेयता पे बढ़ती है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है। इसके अलावा विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे आपने बोला समान समान में घुलता है, तो समान समान को घोलता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जो विलेय की प्रकृति है, अगर विलायक की प्रकृति भी वही है, तो वो उसमें अच्छे से डिजोल्व हो। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायकों की बात करते हैं आप, तो ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय अच्छे से घुल जाता है, वहीं अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय अच्छे से घुलता है। ठीक है ना, लाइक डिजोल्व लाइक, आपने ये जो स्टेटमेंट है ये पढ़ी हुई है। विलेय के कणों का आकार ये भी आपका प्रभावित करेगा, विलेयता को कैसे प्रभावित करेगा, आपने देखा होगा कि सपोज जैसे हम चीनी की बात करते हैं, कोई कोई चीनी बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, कोई महीन होती है, तो दोनों को अलग अलग ग्लास में पानी में सेम अमाउंट में लीजिए, ठीक है ना, पानी भी उतनी मात्रा में लीजिए और घोलने का प्रयास करें, तो आप क्या देखते हैं, जो चीनी बारीक पिसी हुई है, महीन है, वो जल्दी घुल जाती है। ठीक है ना, तो वो क्या है आपकी, वो बता रहा है कि विलेय के कणों का आकार जितना छोटा होगा वो उतने अच्छे से क्या करते हैं, विलेय हो जाते हैं या जल्दी से घुल जाते हैं। सम आयन प्रभाव भी यहाँ पर अफेक्ट करता है विलेयता। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड पर हम लोग बात कर रहे थे, किसी गैस को किसी द्रव में घोला जाता है, जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले रहे थे, तो कोल्ड ड्रिंक में गैस डिजोल्व हो रखी है, CO2 की बात हम वहां पर करते हैं, और उस पे किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हमने बोला जितनी भी गैसें होती हैं वो लिक्विड्स में और वाटर में घुलती है, अलग अलग एक्सचेंज में घुलती है, अलग अलग मात्रा में, कोई ज्यादा कोई कम। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की वो डिपेंड करती है कुछ अलग अलग फैक्टर पे, जैसे नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। जो हमने पहले ठोस को जब द्रव में घोल रहे थे तब भी हमने इन्हीं फैक्टर्स पर बात की थी। होता क्या है, जो आसानी से द्रवीकृत हो जाती है गैस, वो आसानी से घुलती है, या उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा।
जबकि जो आसानी से द्रवीकृत नहीं की जा सकती है उनकी विलेयता या वो उतने अच्छे से विलेय नहीं होते, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका एक्वा सॉल्यूशन में आयन फॉर्म करते हैं वो जनरली वाटर में अच्छे से घुल जाते हैं एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है ना। ये सब आपने पढ़ चुके थे आप लोग। देन हमने यहाँ पर बोला कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, विलेयता को कौन कौन से, देन आपने बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला था नेचर ऑफ गैस, वही जो ज्यादा आपकी द्रवीकृत या जो आसानी से द्रवीकृत की जा सकती है ऐसी गैस आसानी से घुल जाती है, सॉल्युबल होती है। देन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऐसी गैस जो फॉर्म करती है आयन एक्वा सॉल्यूशन में, वो क्या करती है, ज्यादा सॉल्युबल होती है जल के साथ एज कंपेयर टू अदर सॉल्ट, ओके। जैसे HCl हम NH3 की बात कर रहे हैं तो ये आयन फॉर्म करते हैं जब ये एक्वा सॉल्यूशन में आते हैं तो ये अच्छे से क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, solubility of most of the gases in liquid decreases with rise in temperature, तापमान बढ़ने से, इससे पहले वाले में आपने डायरेक्ट इफेक्ट देखा था कि जैसे जैसे तापमान बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तापमान बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जा रही है। देन प्रेशर ऑफ गैस, दी गैस यानी कि जो दाब का प्रभाव है उसको हमने हेनरी के नियम से समझा था, ठीक है ना। तो हेनरी ने क्या बोला, किसी कांस्टेंट तापमान पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर होता क्या है, जो गैस की विलेयता होती है वो उस पर लगाए गए दाब के, आरोपित दाब के समानुपाती होती है। क्या बोला मैंने, जो विलेयता है गैस की या गैस जो विलेय हो रही है उसकी जो मात्रा है वो समानुपाती होगी किसके, उस पर अप्लाई किए जाने वाले प्रेशर, गैस पर जो दबाव लगाया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल, इसको हमने, इस लॉ को हमने इस तरह से समझा था, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिनको पीने में एक चिलिंग सेंसेशन मिलता है, अच्छा सा फील होता है, चटका सा लगता है गले में पीते टाइम, तो वो सब क्या है, वो गैस के कारण है, क्योंकि उसमें गैस घुली हुई है, लेकिन उस गैस पर प्रेशर अप्लाई किया गया है ना। बॉटल की जो कैप होती है, ढक्कन जो होता है उसको टाइटली सील करके रखा जाता है, यानी उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया है। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस उतने अच्छे से घुलेगी, उतने अच्छे से गैस घुली हुई होगी तो पीने में आपको उतना ही अच्छा फील होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से जितना ज्यादा दबाव उतना ज्यादा घुली हुई गैस की मात्रा, बस यही क्या है, हेनरी का नियम, ओके ना। वो हमने हेनरी के नियम की यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस भी देखी। हेनरी के नियम से आपका हेनरी का कांस्टेंट निकल के आता है, ठीक है। आपने क्या बोला था यहाँ पर, ऑफ डिसॉल्व गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, ठीक है ना, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा गैस की मात्रा यहाँ पर, डिसॉल्व गैस की मात्रा यहाँ पर होगी, ठीक है। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p वेयर m इज द मास ऑफ डिसॉल्व गैस। अगर डिसॉल्व गैस की मात्रा अधिक है, जितनी भी m मात्रा है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अधिक होंगे, ठीक है। तो मोल हम लिख सकते हैं, मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास तो फिक्स है, गिवन मास जितना ज्यादा मोल्स उतने ज्यादा, ठीक है। इसके बाद अगर मोल्स बढ़ रहे हैं यानी मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहे होंगे, सो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, माना मोल फ्रैक्शन गैस का Xg है तो वो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम स्मॉल k से बता रहे हैं। अब हम p की टर्म्स में से लिख लेते हैं, प्रेशर को उस साइड ले लेते हैं, 1/k × Xg आ जाएगा। k चूंकि आपका एक नियतांक है तो 1/k भी आपका एक नियतांक होगा, तो वो 1/k ही आपका क्या आता है, k है, जिसको हम हेनरी कांस्टेंट बोल रहे हैं, ओके। इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग आपने देखे थे, यानी कि जो हेनरी का नियम है वो आपने कहाँ कहाँ देखा है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में का हेनरी का नियम अप्लाई किया जाता है। CO2 is passed at high pressure to increase its solubility, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत अधिक आपके द, प्रेशर में वहां पर रखा गया है ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़,
Second one is to minimize the painful effect accompanying the decompression of deep sea divers. Okay, deep sea diving में भी आपका इसका उपयोग किया जाता है, where O2 diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas. At high altitude, third one is at high altitude, the partial pressure of O2 is less than that at the ground level. This leads to low concentration of O2 in the blood of climbers, which causes एनोक्सिया. ओके, तो हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, जैसे तो ऑक्सीजन सिलेंडर वो लेके चलते हैं साथ में, तो इसकी वजह से क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है तो ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, एनोक्सिया कहा जाता है. जीआईसी रनसोली धार और जीआईसी पलद्वारी. आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो रनसोली धार वाले बच्चे बहुत अच्छे से बैठे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं और रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं साथ साथ, ये बहुत अच्छी बात है. हेनरीज लॉ जो मैंने आपको बताया है ना, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे. यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं, एलएमएस पे आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक पढ़ाया गया है. ठीक है ना, आप लोगों को क्या करना है, इस लॉ को तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना है. इसके अलावा एप्लीकेशंस हो गई, इसकी अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ ये आपको देखने को मिलता है, और इसके अतिरिक्त इसका न्यूमेरिकल बनता है इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो वो आप लोग उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें. हेनरीज लॉ कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी कि आप लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक्स पी होंगी. ठीक है ना, जैसे कोक हो गया आपका, पेप्सी हो गई, या फिर स्प्राइट होती है, या फिर आपका ड्यू होता है. उन सबको पीने में क्या होता है, एक चिलिंग सेंसेशन मिलता है. ठीक है ना, यानी कि चटका सा लगता है पीते टाइम. तो वो क्या है, वो एक गैस के कारण है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आप बात करते हैं वहां पर, कि गैस है जिसके कारण हमें वो सेंसेशन फील हो रहा है. ठीक है ना, तो क्या बोला गया है, उस गैस पर आपका एक प्रेशर अप्लाई किया गया. तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा, हेनरी ने बोला, उतनी ज्यादा अधिक मात्रा में गैस वहां पर घुलेगी. बस यही आपका क्या है, हेनरी का नियम, जिसको आप अच्छे शब्दों में कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये कब हो रहा है, जब तापमान को स्थिर रखा जा रहा है, तापमान को कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, जो गैस की विलेयता होगी वो क्या होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो क्या होगी, समानुपाती होगी या अनुक्रमानुपाती होगी आपके टू दी प्रेशर ऑफ दी गैस. गैस के दाब पर, यानी कि जो गैस उस दाब पर, जो दाब है उस गैस पर अप्लाई किया जा रहा है उसकी. तो P यहाँ पर क्या था, आपका प्रेशर था जो गैस पर लगाया जा रहा था. M क्या थी, जो वो डिजॉल्व्ड गैस है उसका द्रव्यमान था या उसकी मात्रा. ओके, तो इस तरह से हमने इस पूरे लॉ को पढ़ा. तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, इसके अनुप्रयोगों को भी अच्छे से पढ़ लेंगे. देन हम आने वाले सेशन में वेपर प्रेशर, जिसमें राउल्ट का लॉ आएगा आपका इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनता आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर बात करेंगे. ठीक है, इसका भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, ओके, या आइडियल नहीं है. तो यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे आप लोग. बाकी कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आने वाले सेशन में पूछ लेंगे. आज के सेशन में जीआईसी रनसोली धार के बच्चों ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया, जीआईसी पलद्वारी के बच्चों ने क्लास अटेंड की. सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.